भारत की तीनों सर्विस की तरफ से अभी 30 प्रेडेटर बी ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया है और जो डील अभी पिछले कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था उसको जल्दी ही फाइनल करने की बात की गई है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के इंजीनियर्स के द्वारा अभी R-73 मिसाइल को बेस करके एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया गया है जिससे लो प्रोफाइल टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकेगा। न्यू दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के सामने की गई आईडी ब्लास्ट के पीछे अभी पाकिस्तान का नहीं बल्कि ईरान का हाथ पाया गया है। चाइना की तरफ से अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर के करीब 2 आईस्टार सिस्टम को इंस्टॉल करने की बात सामने आई है और अंत में रशिया की तरफ से हाल ही में T-90 टैंक्स में कुछ मेजर अपग्रेड किए गए जिसके बाद इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक बताया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सी गार्डियन ड्रोन्स को लेके। आप सभी को पता होगा कि भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से 2 सी गार्डियन ड्रोन को लीज पर लिया गया था जिनको नेवी इस्तेमाल कर रही है। अभी इनको कुछ दिन तक इस्तेमाल करने के बाद इन ड्रोन्स की परफॉर्मेंस से नेवी काफी खुश हुआ है और काफी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ प्रेडेटर ड्रोन्स की डील अभी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी हमारी तीनों सर्विस की तरफ से अभी 30 सी गार्डियन ड्रोन को खरीदने की सहमति जताई गई है। पहले बताया गया था कि हमारी ट्राई सर्विस में से कोई एक सर्विस की तरफ से इन ड्रोन्स को खरीदा जाएगा फिर नहीं खरीदा जाएगा, इसको लेके थोड़ा कंफ्यूजन था। फिलहाल अभी ऐसे 30 ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया जिनकी कीमत लगभग $3 बिलियन होने वाली है। इसको खरीदने के लिए हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भी जल्दी अप्रूवल दिया जाएगा और उम्मीद किया जा रहा है कि अगले महीने से पहले इसको फाइनल कर दिया जाएगा, क्योंकि अगले महीने यूनाइटेड स्टेट के डिफेंस सेक्रेटरी भारत के गश्त पर आने वाले हैं। तो हो सकता है उससे पहले इस डील को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले 2018 में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी सी गार्डियन ड्रोन्स की आर्म्ड वेरिएंट को भारत को ऑफर किया गया था और भारत सबसे पहले इनकी अनआर्म्ड वेरिएंट को खरीदने की कोशिश कर रहा था, जिसे मेनली हम सर्विलेंस के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे। लेकिन आर्म्ड ड्रोन का ऑफर मिलने के बाद ये भारत के लिए बहुत ही अच्छा मौका था। तो पहले से 22 ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया था जिनकी कीमत लगभग $2 बिलियन के आसपास होने वाली थी, लेकिन बीच में फंड की इशू आने की वजह से इस डील को 12 तक रिड्यूस करने की बात की गई थी। लेकिन टेस्टिंग के लिए 2 आर्म ड्रोन को लीज पर लेने के बाद अभी हमारी ट्राई सर्विस की तरफ से इस ड्रोन को एक्वायर करने की बात की गई, जिस वजह से अभी टोटल 30 MQ-9 रीपर या प्रेडेटर बी ड्रोन को खरीदने का फैसला किया गया है, जिनमें से इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की तरफ से 10 ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट एक इंडिजिनस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेके, जिससे इंडियन आर्मी के इंजीनियर्स और ऑफिसर्स के द्वारा डेवलप और डिजाइन किया गया है। तो हाल ही में ही पीएम नरेंद्र मोदी जी गुजरात में चल रही कंबाइंड कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे, जहां पर इंडियन आर्मी की तरफ से कई सिस्टम या वेपन प्लेटफॉर्म को डिस्प्ले किया गया था और इन सभी सिस्टम को इंडियन आर्मी की तरफ से डेवलप किया गया था। इनमें से एक पिक्चर में पीएम नरेंद्र मोदी जी एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के पास खड़े हुए थे, जो कि रशियन ओरिजिन R-73 मिसाइल को बेस करके डेवलप किया गया है। वैसे इस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का नाम समर यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन बताया गया है और इसे अभी आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया है। ये एक बहुत ही सिंपल सिस्टम है जिसमें मिसाइल के तौर पर रशियन ओरिजिन R-73 इन्फ्रारेड गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और इनको इनिशियल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए 2 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का इस्तेमाल किया गया, जो कि मिसाइल को लॉन्च करने से पहले इसे दुश्मन के एयरक्राफ्ट की पोजीशन को और हिट सिग्नेचर को रीड करने में मदद करेंगे और लॉन्च होने के बाद मिसाइल के अपने इन्फ्रारेड सेंसर इसको ट्रैक करने वाले हैं। अब R-73 मिसाइल की बात करें तो इसका जो एयर टू एयर एंगेजमेंट रेंज है वो लगभग 30 किलोमीटर तक है और इसकी जो लेटेस्ट वेरिएंट है उसकी रेंज 40 किलोमीटर तक बताया जाता है। लेकिन अगर इसको ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से फायर किया जाता है तो इनका रेंज यहाँ पे रिड्यूस होने वाली है और अगर इनको सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया गया तो इनकी रेंज 10 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक होने की उम्मीद किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास आकाश, QRSAM में आगे चल के VLSR-SAM जैसे सिस्टम मौजूद होने वाले हैं, जो कि टेक्निकली इसके मुकाबले काफी बेहतर है, जिस वजह से इस सिस्टम का आगे चल के मास प्रोड्यूस होने का चांस काफी कम है। लेकिन फिर भी ये लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के लिए या फिर स्लो मूविंग टारगेट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव काउंटर मेजर सिस्टम बन सकते हैं और यहाँ तक कि दुश्मन की मेल या हेल क्लास के ड्रोन के खिलाफ भी ये कारगर साबित हो सकते हैं। लेकिन इनमें फ्रेंड एंड वॉइस सिस्टम मौजूद नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ी क्रिएट कर सकता है। यानी कि आप इसको तभी फायर कर सकते हैं जब आप विजुअली दुश्मन को देख सके और आइडेंटिफाई कर सके कि ये दोस्त है या फिर दुश्मन है।
अगला अपडेट भारत और उज्बेकिस्तान को लेके है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और उज्बेकिस्तान की आर्मी की तरफ से अभी उत्तराखंड में 9 मार्च से 21 मार्च तक काउंटर टेरर ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाने वाला है और इसमें स्पेशली कश्मीर में होने वाली काउंटर टेरर ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाएगा। इस एक्सरसाइज का नाम डस्टलिक रखा गया और इसे अभी माउंटेन रीजन में, रूरल और अर्बन एरिया में काउंटर टेरर ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए कंडक्ट किया जाएगा। आज सुबह ही उज्बेकिस्तान की आर्मी की टीम भारत पहुंच चुकी है और इसमें भारत की तरफ से 13 कुमाऊन रेजिमेंट पार्टिसिपेट करने वाली है और आर्मी की तरफ से बताया गया कि इस दौरान सर्जिकल ऑपरेशन, स्पेशल फोर्सेस ट्रैकिंग ऑपरेशन, स्लिथरिंग ऑपरेशन जैसे और भी कई तरह के मिशन किए जाएंगे। ये इस एक्सरसाइज का सेकंड एडिशन होने वाली है, जिसकी पहली एडिशन को 2019 में उज्बेकिस्तान की तस्किन में कंडक्ट किया गया था और तब इसमें काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेरर ऑपरेशन कंडक्ट किए गए थे। अभी भारत सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करना चाहता है और दोनों देशों की आर्मी के बीच बेहतर अंडरस्टैंडिंग को बिठाने के लिए इस तरीके की एक्सरसाइज काफ़ी मायने रखने वाले, क्योंकि हमारे और उनके बीच कल्चरल डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से ऐसे म्यूचुअल एक्सरसाइज दोनों देशों की आर्मी को एक दूसरे के साथ बेहतर रिलेशन को बनाने में मदद करने वाली है। अगला अपडेट इजराइल की एम्बेसी के सामने हुए आईडी ब्लास्ट को लेके है। आप सभी को पता होगा कि लगभग 1 महीने पहले दिल्ली में इजराइल की एम्बेसी के सामने एक लो पावर आईडी ब्लास्ट किया गया था और इसके पीछे किसका हाथ ये पता लगाने के लिए भारत और इजराइल की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जॉइंटली इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था। इसमें अभी लोकल सिया मॉडल को इन्वॉल्व पाया गया, जिन्होंने ये बॉम्ब वहां पे लेके प्लांट किया था। अभी तक डिटेल फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आया है, लेकिन जो बॉम्ब वहां पे प्लांट किया गया था और उसको फोड़ा गया था वो एक अमोनियम नाइट्रेट बेस्ड बॉम्ब था और इसमें एक तरीके की इलेक्ट्रिक डिटोनेटर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़े हुए काउंटर टेरर एक्सपर्ट्स का कहना है इसमें अभी ईरान का हाथ होने का पता लगा है और साथ ही जो अटैक अभी किया गया था इसको जानबूझकर लो प्रोफाइल रखा गया था और जानबूझकर ही बॉम्ब को तब फोड़ा गया था जब वहां पर कोई भी ह्यूमन मौजूद नहीं था, यानी कि इसको सिर्फ एक डर को क्रिएट करने के लिए वहां पे किया गया था, या फिर ईरान और भारत के रिलेशन की वजह से स्पेशली ह्यूमन कैजुअलिटी को यहाँ पे अवॉइड किया गया था। यहाँ पर जो मेन दुश्मनी है वो ईरान और इजराइल के बीच है और कुछ महीने पहले जब ड्रोन अटैक में ईरान की टॉप जनरल क्लास की लीडर को यानी कि कसम सुलेमानी को मार दिया गया, तो अभी ये उसी का बदला लेने की कोशिश किया जा रहा है और अभी इंडिया में मौजूद इजराइल की एम्बेसडर को अभी टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है। इसी वजह से उनको अभी हायर लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर ये मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है तो ये आगे चल के तनाव को क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अब जैसे कि इजराइल को पता लग चुका है कि इसके पीछे ईरान का हाथ था, तो इजराइल यहाँ पे चुप बैठने वाला नहीं है। बाकी फिर से अगर ईरान की तरफ से भारत में किसी को असैसिनेट करने की कोशिश किया जाता है तो ये भारत और ईरान की बायलैटरल रिलेशन के ऊपर भी काफी खराब इंप्रेशन डाल सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की ध्रुव हेलीकॉप्टर को लेके है। तो कल इंडियन आर्मी की एक ध्रुव हेलीकॉप्टर को गुजरात की खेदा डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर में आर्मी की ट्रेनिंग कमांड के हेड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और इंडियन एयरफोर्स के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ एयर मार्शल एस.के. गोटिया मौजूद थे। इनके साथ इस हेलीकॉप्टर में 4 और ऑफिसर भी मौजूद थे। हेलीकॉप्टर को अहमदाबाद से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर लैंड कराया गया था, जिसके बाद लोकल पुलिस की तरफ से इसमें मौजूद 6 ऑफिसर को नदिया के सर्किट हाउस तक पहुंचाया गया था और उसके बाद उनको बाय रोड वहां पे ट्रैवल करना पड़ा था। अब जब से ये हादसा हुआ था तब से इसको लेके सोशल मीडिया और स्पेशली ट्विटर में काफी सारे सवाल किए जा रहे थे कि एक हेलीकॉप्टर के अंदर 2 हाई रैंक के ऑफिसर क्यों ट्रैवल कर रहे थे, और इसको एक तरीके से इंडियन आर्मी की प्रोटोकॉल का वायलेशन बताया जा रहा था, क्योंकि 1963 में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में लेफ्टिनेंट जनरल दौलत सिंह वेस्टर्न कमांड के चीफ, एयर वाइस मार्शल E.W. पिंटो वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह GOC 15 कॉफ, मेजर जनरल K.N.D. नानावती GOC 15 इन्फेंट्री डिवीजन, ब्रिगेडियर S.R. ओबरॉय कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड, फ्लाइट लेफ्टिनेंट S.S. लोधी मौजूद थे। ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो एक चेतक हेलीकॉप्टर था और इस क्रैश के बाद ये प्रोटोकॉल तैयार किया गया था कि एक हेलीकॉप्टर में एक वक्त में 2 3 स्टार रैंक के ऑफिसर ट्रैवल नहीं कर सकते। अब इस बात को लेकर अभी सवाल किया जा रहा था कि अगर इस रूल को वहां पे अप्लाई किया गया था तो अभी इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर में 2 3 स्टार ऑफिसर कैसे ट्रैवल कर रहे थे। इसका जवाब देते हुए अभी आर्मी की तरफ से बताया गया कि जो रूल था ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के लिए था, यानी कि एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में एक साथ 2 3 स्टार रैंक के ऑफिसर या उसके बराबर रैंक के ऑफिसर ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन ध्रुव हेलीकॉप्टर एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, जिस वजह से टेक्निकली यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल का वायलेशन नहीं किया गया। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेकर है। चाइनीज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के करीब इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन एंड रेंजिंग सिस्टम या आइस्टर सेंसर सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है और इस तरीके की वहां पे 2 सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं।
इसे चाइना की तरफ से हाल ही में सेटअप किया जा रहा है और चाइना अभी भारत और चाइना की बॉर्डर में ईस्टर्न साइड में कंप्लीट सर्वेलेंस नेटवर्क को मजबूत करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके बारे में अभी चाइना की स्टेट मीडिया यानी कि सीसीटीवी की तरफ से एक वीडियो को भी रिलीज किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि चाइना के सोल्जर्स अभी तिब्बत रीजन में आइस्टर सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। इन सिस्टम को अभी हॉट आई और गोल्डन आई सिस्टम बताया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों में चाइना की तरफ से ईस्टर्न सेक्टर में काफी डेवलपमेंट वर्क को किया जा रहा है। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक अभी चाइना जिन एरिया में अपनी एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहा है, ये बोमला पास के काफी करीब है, जो कि 1962 में एक मेजर फ्लैश पॉइंट बने थे और अभी इसको काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। यहाँ पर सीसीटीवी में जो दो चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया था, पहला हॉट आई सिस्टम है जो कि एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है जो कि पूरे 360 डिग्री में रोटेशन कर सकता है, और गोल्डन आई सिस्टम की बात करें तो ये लगभग उसी तरीके का एक मैन पोर्टेबल सिस्टम है। अगला अपडेट T-90 टैंक्स को लेके है। आप सभी को पता होगा कि T-90 टैंक्स रशिया की एक बहुत ही सक्सेसफुल थर्ड जनरेशन की मेन बैटल टैंक है और इसे दुनिया भर की टॉप 10 मेन बैटल टैंक्स में गिना जाता है। इंडियन आर्मी की आर्मर्ड कोर की बात करें तो हमारी मैक्सिम टैंक T-90 टैंक है और अभी भारत इनकी एडिशनल 464 यूनिट को भी ऑर्डर कर चुकी है। अभी रशियन मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है कि हाल ही में रशिया की तरफ से T-90 टैंक्स में कुछ और स्पेसिफिक अपग्रेड किए गए जो कि अब इन टैंक्स को और भी बेहतर बनने में मदद करने वाले हैं और रशिया की तरफ से अभी इन टैंक्स को अब तक का सबसे बेहतरीन थर्ड जनरेशन की मेन बैटल टैंक बताया जा रहा है। इनमें किए गए कुछ नए अपग्रेड की बात करें तो इन टैंक्स का जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर किया गया है और पहले के मुकाबले अभी ये बेहतर तरीके से दुश्मन की तरफ से फायर किए गए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को काउंटर कर सकता है। इस अपग्रेड पैकेज का नाम अभी प्रोरिव 3 रखा गया है, जिसका मतलब वृक्थो 3 है और ये T-90 का अब तक का सबसे बेहतरीन वेरिएंट होने वाला है। इसकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा अभी इसकी आर्मर सेक्शन, मोबिलिटी और फायर पावर को भी काफ़ी बेहतर किया गया है। अभी रशिया की उरल वगंजाबोद की तरफ से बताया गया है अभी उन्होंने T-90 MS टैंक की टरेट को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है और अभी इसकी जगह में एक नए टरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें एक ज़्यादा पावरफुल 125 mm की गन का इस्तेमाल किया गया है जो कि हाई एक्सप्लोसिव राउंड के साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी फायर कर सकेगा और ये लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगा सकेगा। पहले के T-90 टैंक्स की टरेट के मुकाबले इस नए टरेट में अभी एक नए कलिना फायर कंट्रोल सिस्टम और इंटीग्रेटेड टारगेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है जो कि इसको बेहतर एक्यूरेसी देने वाली है। उरल वगंजाबोद की तरफ से बताया जा रहा है कि नए टैंक में एक नया 1130 HP का इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इस टैंक को पहले के मुकाबले ज्यादा पावर को डिलीवर करने वाली है। इसमें एक मल्टी चैनल साइट का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इसको दिन और रात में किसी भी कंडीशन में बेहतर विजिबिलिटी देने वाली। सबसे खास बात यह कि अब से T-90 टैंक्स अपने साथ वाले किसी भी व्हीकल के साथ रियल टाइम डाटा को शेयर कर सकेंगे। अब इन अपग्रेड के बाद इन टैंक्स को रशिया खुद अपने फोर्स में शामिल करने के साथ साथ T-90 के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को भी इसको ऑफर करने वाला है और भारत इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कस्टमर होने की वजह से फ्यूचर में भारत की T-90 टैंक्स को भी इसी स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जा सकता है। और अभी बताया गया इन अपग्रेड के बाद T-90 टैंक्स का प्रोडक्शन सिस्टम पहले के मुकाबले लगभग 50% बेहतर होने वाला है और अभी इसे रशियन मीडिया की तरफ से अब तक का सबसे बेहतरीन थर्ड जनरेशन का मेन बैटल टैंक बताया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।